लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? स्ट्रिंग मेथड्स में हमने कौन कौन से मेथड्स पढ़े थे? स्लाइस था, ट्रिम था और रिप्लेस था, स्प्लिट था। स्लाइस था, स्प्लिट था, ट्रिम था, रिप्लेस था, कॉन्केटिनेशन था और ज्वाइन था। लास्ट वाला ज्वाइन था। ये कुछ ऐसे हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ट्रिम क्या करता था? स्पेसिंग्स। बेसिकली हम इसको कह रहे थे लीडिंग और ट्रेलिंग। दो तरह की स्पेसेस होती हैं, या तो वो स्टार्ट में स्पेस होगी या वो एंड में स्पेस होगी। वो ट्रिम उसको रिमूव करता था। रिप्लेस क्या करता था कि कोई भी आपको स्ट्रिंग है, जैसे अब आपने एक स्ट्रिंग लिखा हुआ है माई नेम इज ABC जो भी, तो आपने लिखा माई नेम की जगह आप कोई चीज़ और लिख दो, माई एज लिख दो। तो नेम की जगह एज को रिप्लेस करने के लिए आप सिंपली कौन सा मेथड यूज करोगे? रिप्लेस, डॉट रिप्लेस। ठीक है। एक था ज्वाइन क्या करता था? ज्वाइन क्या करता था? तो फिर स्प्लिट क्या करता था? चलें, ये कंसोल है, दिख रहा है सबको? हम एक स्ट्रिंग बना लेते हैं str के नाम से। इसका हम लिख लेते हैं हेलो। ठीक है, माई नेम इज ABC। अब इस पे हम सिंपली str पे लगा देते हैं डॉट स्प्लिट, और स्प्लिट में मैं दे देता हूँ क्या? एम्प्टी स्पेस दे दी मैंने, बस एक स्पेस दे दी। तो जब मैं इस पे एंटर मारता हूँ तो मुझे क्या मिल गई? एक एरे मिल गई। और एरे, जो एरे के एलिमेंट्स हैं वो कैसे ब्रेक हुए? में स्पेस की वजह से, क्योंकि मैंने क्या दिया था? स्पेस दिया था। अगर मैं इसको एम्प्टी बिल्कुल देता तो क्या होता? एम्प्टी दिया था तो क्या हुआ था? एक एक वर्ड जो है वो आपके एरे में आ चुका है। दूसरा, मैंने एक चीज बताई थी कि जो आपकी स्ट्रिंग है उसकी भी एरे की तरह इंडेक्स नंबर्स होते हैं, सबको याद है? तो इसका मतलब है कि जब ये लिखा हुआ है str, तो इंडेक्स नंबर 0 किसके पास है? h के पास। ये पूरे हेलो होगा या जस्ट h? सिर्फ h। तो इंडेक्स नंबर 1 किसके पास है? ठीक है। इसी तरीके से अगर इसको आपको एक्चुअली देखना हो तो आप सिंपल क्या कर सकते हो? str.split चला दो। लेकिन str.split जब आप चलाओगे तो इस पे आप क्या दोगे पैरेंथेसिस में? कुछ भी नहीं, एक एम्प्टी स्ट्रिंग। तो जब आप उसको एंटर मारोगे तो वो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? एरे में कन्वर्ट कर देगा। और एरे में आप देख सकते हैं कि अब इसने इंडेक्स नंबर, जाहिर सी बात है असाइनमेंट होगी, जो कि str में होता है। तो ये हमने सिंपली पढ़े थे। और ट्रेलिंग स्पेसेस और लीडिंग स्पेसेस ट्रिम से माइनस होती थी, ये बात आपको पता है। इसके बाद हमने लास्ट में एक काम किया था कि हमने पहले इसको स्प्लिट किया, उसमें कोई चेंज किया, और उसके बाद फाइनली हमने ज्वाइन इस्तेमाल करके सबको मिला दिया था। ये बात याद है? ज्वाइन का सिंटैक्स क्या था? ज्वाइन को इस्तेमाल कैसे करते थे? क्या क्या? डॉट ज्वाइन सही है, लेकिन डॉट ज्वाइन के आगे क्या आएगा? रिप्लेस करनी है। अच्छा, और कॉनकैटिनेट क्या करता है? ज्वाइन करता है। उसका सिंटैक्स क्या है? स्लाइस क्या करता है?
उसमें कितने पैरेंथेसिस में कितने पैरामीटर्स आते हैं? दो ही आते हैं, स्टार्ट और एंड जाता है। स्टार्ट इम्प्लिसिट है एक्सप्लिसिट है? इम्प्लिसिट है एक्सप्लिसिट है? सबसे पहली बात हम किस मेथड की बात कर रहे हैं? स्लाइस डॉट स्लाइस, ठीक है। आप बताएं। तो हम बात कर रहे हैं डॉट स्लाइस। स्लाइस करता क्या है? किसी वर्ड को काट के बाहर ले वर्ड को काट के बाहर ले आ। फिर सवाल ये उठता है कि क्या वो स्ट्रिंग में से माइनस हो चुका होता है? स्ट्रिंग अपनी सही देती है। बैठो एक मिनट। इन्होंने कहा कि भाई आपके पास एक str है, ये कह रहे हैं किसी वर्ड को ये काट के ले आता है, तो str डॉट स्लाइस। अब जरा ये जो स्लाइस है ये वेरिएबल है कि मेथड है? मेथड है। उस मेथड के कितने पैरामीटर्स हैं? दो पैरामीटर्स, स्टार्ट और एंड। वैसे आया तो नहीं था क्लास में, लेकिन पता था स्लाइस में इंडेक्स नंबर देते हैं। हाँ। तो वो ले आते हैं स्ट्रिंग को बाहर, जो इंडेक्स नंबर देंगे। तो दो पैरामीटर्स जाते हैं, तो दो इंडेक्स नंबर जाएंगे। यस सर। पहला इंडेक्स नंबर क्या बताता है? 1 लगा के कॉमा लगा के 6 करेंगे तो 1 0 से 1 से लेकर 5 तक बोल देगा। बात समझ रहे क्या क्या? स्प्लाइस क्या करता है? स्प्लाइस क्या करता था? सेम काम करता है, लेकिन वो किस पे चलता है? एक स्लाइस है और दूसरा स्लाइस। स्लाइस जो है वो स्ट्रिंग का है, स्प्लाइस किसका है? एरे का है। बात समझ आ रही है? इजी है। रिप्लेस तो बहुत ज़्यादा इजी है। रिप्लेस में तो कुछ है ही नहीं, कोई बताने लायक भी नहीं है। मैंने एक काम कराया था कि मैंने एक स्ट्रिंग था, उसको मैंने पहले एरे में कन्वर्ट किया, उसमें मैंने कोई चेंजेस किया और उसको फाइनली दोबारा से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। वो याद है? कुछ किया होता है। तो उसमें मुझे बताया कि सबसे पहले मैंने स्ट्रिंग को एरे में लेकर कैसे किया? स्प्लिट से। उसके बाद फिर मैंने उसमें चेंजेस कैसे की? ज्वाइन से वापस मैंने उसको एरे में कन्वर्ट कर दिया। तो सबसे पहले स्प्लिट यूज़ किया। अब ये मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ एरे मेथड्स यूज़ किया है, तो सॉरी स्ट्रिंग मेथड्स यूज़ किया है। पहले मैंने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करके मैं एरे में लाया, एरे के बाद मैंने उस पर एरे पे ऑपरेशंस लगा दिए, उसके बाद मैं फाइनली किस में दोबारा कन्वर्ट करके ले आया? स्ट्रिंग में। ये नॉर्मली तब होता है कि जब आपको कोई लूप चलाना है, सही है? जब आपको कोई लूप चलाना है। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास एक वर्ड है, जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो हमारे पास अभी रिसेंटली एक केस आया कि हमारे पास फर्ज करेंगे आप लोगों के ये असल में ये मेरा लैपटॉप है और ये जूम हो नहीं रहा, माउस में टच पैड यूज़ कर रहा हूँ। चलो इसको हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है? अब आपने एरे मेथड्स भी पढ़े और आपने स्ट्रिंग मेथड्स भी पढ़े। अब देखिए हम करते क्या है कि हमारे पास अगर कोई स्ट्रिंग है, सही है, अब इस पे हमें कोई चीज़ सर्च आउट करनी है, कोई चीज़ ढूंढनी है, कोई सर्च आउट करनी है, तो उसका तरीका क्या होता है कि आप कैसे ढूंढोगे? अब आपको कैसे पता लगेगा? मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ कि इसके अंदर ABC नाम का ये वैल्यू है कि नहीं। बात समझ आ रही है? मैं क्या देखना चाहता हूँ इसके अंदर? ABC है या नहीं। तो आप सोचेंगे ये अब ये कैसे हो सकता है? अब प्रॉब्लम ये है कि देखें, आप बोलेंगे कि सर ये कर लेते हैं, इसको इक्वल टू कर लेते हैं ABC, तो इसका हमेशा जवाब क्या आएगा? ट्रू कहाँ से आएगा भाई? ये जस्ट ABC है, ये हेलो माय नेम इज ABC है, ये कभी भी आपका ट्रू नहीं आएगा। अब मैं कहता हूँ नहीं, आपने ये चेक करना है कि क्या इस पूरी स्ट्रिंग में
आपके पास क्या चीज़ है, ABC। तो अब आप कैसे करोगे, मसला समझ आ रहा है? मसला क्या है? उसके लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, हम नॉर्मली चलाते क्या है कि पहले तो हम इसको लाइव सर्वर पे चला देते हैं कि आपको दिखेगा ये। सही है। हम बेसिकली करते क्या है कि इसको हम सबसे पहले एक वेरिएबल में सेव कर लेते हैं। हम कहते हैं var str इट इज इक्वल्स टू ये वाली स्ट्रिंग। अब ये चला हमारे पास, तो ये कंसोल लॉग में हमारे पास आ चुका होगा। सही है सर। लेकिन अभी इसके ऊपर हम कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते, तो हम क्या कर लें, हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं my array। हम बोलते हैं str.split। क्या हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ये स्प्लिट स्ट्रिंग मेथड। और मैं कहता हूँ स्पेस पे ब्रेक कर दो, ठीक है। तो जब स्पेस पे ब्रेक होगा तो मैं यहाँ आके दोबारा से जब मैं चेक करूँगा माई एरे का वेरिएबल सेव हुआ, तो उसके अंदर क्या सेव हो गया है, एरे सेव हो गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या चला सकते हैं, अब क्योंकि मुझे पता है कि माई एरे कौन सा वेरिएबल के अंदर क्या है, एक एरे है, तो इसके ऊपर मैं क्या लगा सकता हूँ, लूप भी चला सकता हूँ और एक फॉर ईच भी लगा सकता हूँ। दोनों काम पॉसिबल है। और फॉर ईच क्या रिसीव करता है, एक कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। अब कॉल बैक फंक्शन तो है हमारे पास, लेकिन अब कॉल बैक फंक्शन कहाँ चलेगा, माई एरे के हर ऑब्जेक्ट पे, वो सॉरी हर आइटम पे। तो अब यहाँ पे जब हर आइटम पे वो चलेगा तो वो हर आइटम मुझे यहाँ भी फॉरवर्ड करेगा। अब आप कहेंगे कि इफ आइटम इक्वल्स टू ABC, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो अलर्ट कर दो रिक्वायर्ड वर्ड फाउंड। बात समझ आ रही है? तो यहां पर हमारे पास क्या डिस्प्ले हो गया, रिक्वायर्ड वर्ड। उसने क्या किया कि उसने सबसे पहले इस कोड को जरा हम देखते हैं। हमने क्या किया कि हमने स्ट्रिंग मेथड को और एक एरे मेथड को एक साथ इस्तेमाल किया। सही, क्योंकि ये जो एरे मेथड अब ये सब पढ़ रहे हैं ना, ये टूल्स हैं, ये छोटे छोटे क्या है, टूल्स हैं जो आपको हेल्प आउट करते हैं कोई ना कोई प्रोग्राम बनाने के लिए या कोई भी काम करने के लिए। ये इंडिविजुअल कुछ भी नहीं होते, ये अकेले खुद कुछ नहीं कर सकते, ये हमेशा किसी ना किसी जगह पे किसी ना किसी काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो आपको इनका समझना जरूरी है, तभी तो आपको पता लगेगा। अब देखिए मसला, हमने पहले मसला आइडेंटिफाई किया कि हमेशा जब भी आप कोई प्रोग्राम करते हैं, कोई एल्गोरिथम बनाते हैं, इसको बेसिकली छोटा सा एक एल्गोरिथम कहें कि ये आपसे एक स्ट्रिंग रिसीव करता है, आपसे एक वर्ड पूछता है, आपको ये रिटर्न करके बता देता है कि भाई क्या इस सेंटेंस में ये वाला वर्ड है या नहीं। बात समझ आई? तो ये आपके पास छोटा सा एक एल्गोरिथम है। अब आप इसको कॉम्प्लिकेट करेंगे तो मैं तो इसको कहीं भी ले जा सकता हूँ। जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि भाई ये इसको किस में रैप कर दो, एक फाइंड वर्ड। सही है। अब ये क्या रिसीव करता है, एक वर्ड रिसीव करता है और स्ट्रिंग फंक्शन बन गया। अब इस फंक्शन को मैंने इसके अंदर सेव कर लिया, ठीक है। अब आप इस फंक्शन को जब कॉल करेंगे, जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसमें सबसे पहले क्या जाएगा, str सेम हो गया और ये माई एरे यहां पे आ गया। समझ आ रहा है? एक छोटा सा आपके पास एक फंक्शन बन चुका है। इवन अगर आप इसको थोड़ा सा और इंटेलिजेंट बनाना चाहते हैं तो आप बोले कि var ये वाला जो सेंटेंस है बेसिकली आप किससे लो, टाइप योर सेंटेंस, ठीक है। और ये वाला भी आप वर्ड किससे लो, प्रॉम्प्ट से आप ले सकते हो। लेकिन अभी हम इधर नहीं जाते, अभी हम इस जगह नहीं जाते, हम कहते हैं सिर्फ टाइप योर सेंटेंस। तो अब हम इसको दोबारा चलाते हैं तो ये हमसे क्या पूछ रहा है, टाइप योर सेंटेंस। बल्कि एक काम करते हैं, हम लोग एक और कर लेते हैं, var वर्ड इट इज इक्वल्स टू सेम चीज प्रॉम्प्ट के टाइप योर वर्ड। सही है, टाइप योर वर्ड हो गया। हमने इसकी लिंक कॉपी की क्योंकि अब ये मुझे नहीं चाहिए और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। अब ये मुझसे पूछेगा पहले टाइप योर सेंटेंस। मैं इसको बोलता हूँ व्हाट आर यू डूइंग।
सही है। और मेरा वर्ड क्या है, मेरा वर्ड फॉर एग्जांपल है आर, सही है। तो मैंने एंटर मारा, कुछ भी नहीं हुआ, वजह मैंने उसको वर्ड जो दिया वो क्या था, अपर केस, और जो मेरा सेंटेंस क्या था वो लोअर केस। तो मैंने आपसे एक बात कही थी कि जब भी आप कोई प्रोसेस करते हैं किसके ऊपर, स्ट्रिंग्स के ऊपर, जब भी आप कोई स्ट्रिंग्स के ऊपर प्रोसेस करते हैं तो हमेशा उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, जबरदस्ती। अब वो लोअर केस होगा तो लोअर केस ही रहेगा, और अगर वो अपर केस होगा तो वो उसको लोअर केस कर लेगा, अगर सेंटेंस केस होगा तो भी उसको लोअर केस कर लेगा। अब हम इस सिस्टम को दोबारा चलाते हैं। सही है, हम दोबारा लिखते हैं व्हाट आर यू डूइंग, और हम दोबारा से आर किस में लिख रहे हैं, कैपिटल में। अब क्या हुआ, इसमें मसला होता है क्या, इक्वल कैपिटल है, इसको स्मॉल कर दें, स्मॉल कर देते हैं, टेंशन नहीं ले। और बोलो कंडीशन जो है, मैंने तो ये हार्ड कोड की हुई है कि हमेशा कौन सी कंडीशन चेक करो, एबीसी। इसकी कौन सी होनी चाहिए, बात समझ आ रही है। अब सही है कोड, पक्की बात है, चलो सही है। What are you doing? और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आर। अब क्या हुआ, क्या चीज, कॉल करवा रहे, यहाँ पर हमने माय एरे कॉल करवा कॉल करवा, यहाँ पर हमने एसटीआर कॉल करवाया। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि हम ये जो एसटीआर हम यहाँ पे कॉल करा रहे हैं, सही है। तो ये माय एरे यहाँ पर है, तो इसको मैं हटा के यहाँ कर दूँ, क्या चीज़ कॉल कराऊँ, क्या माय एरे की जगह क्या लिख दूँ, माय एरे पे वर्ड आएगा, कॉल करवा नीचे से नीचे जहाँ कॉल करवा यहाँ पे। सही में, ये सही कह रहे हैं भाई। इसमें इशू फाइंड आउट करें, देखें ये आपकी प्रोग्रामिंग का केस होता है, डीबगिंग। आपने कोड कर दिया, जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं हुआ, सही। आपने सोचा था कि अलर्ट खुल के आ जाएगा तो बोलेगा दिस वर्ड इज मैच्ड, लेकिन वो काम नहीं हुआ। तो अब आप डीबग करें। डीबग करने का क्या तरीका होता है, सबसे पहले क्या, सबसे पहले जब आप डीबगिंग करते हैं ना, तो सबसे पहले आप चीज़ ये चेक करते हैं कि आपके वेरिएबल सही आए या नहीं। आपने लिखा, इस पेज को दोबारा चलाते हैं, सही है। यहाँ पे आप लिखते हैं व्हाट आर यू डूइंग, आप इधर लिखते हैं आर, तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अब आप क्या करेंगे, आप कंसोल में आएंगे, सबसे पहला क्या है, एसटीआर में क्या सेव हुआ, व्हाट आर यू डूइंग। उसके बाद क्या है, वर्ड, लाइन नंबर 2 पे आपने वर्ड चेक किया तो क्या मिला, आर। यहाँ तक कोई मसला नहीं हुआ था, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल कौन सा है, माय एरे। तो मैं क्या कराऊंगा, इसको console.log माय एरे, क्योंकि सारा ऑपरेशन किस पे हो रहा है, माय एरे पे।
तो हम यहाँ आते हैं, हम इसको दोबारा से रिस्टार्ट करते हैं। हम यहाँ लिखते हैं व्हाट आर यू डूइंग और हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं आर। अब हम कंसोल पे जाते हैं। ये क्या हुआ? ये क्या कह रहे हैं? माई अरेज अब बताएं क्या हो रहा है इसको? ये हमारा वर्ड वाला वेरिएबल है, इसको हम कॉल नहीं करा रहे। यहाँ पे तो करा रहे ना मेरे भाई। देखें जी यहाँ पे क्या हुआ है, देखो मेरा फंक्शन क्या रिसीव कर रहा है, वर्ड और str। यहाँ पे मैंने उसको क्या दिया हुआ है? देखें सबसे पहले आप लोग ये तो देखें कि यहाँ पे क्या क्या लग रहा है, क्या क्या लग रहा है इधर। सबसे पहले एक फंक्शन है, इफ एल्स कंडीशन है, सही है, प्रॉम्प्ट है, एक स्ट्रिंग मेथड है और एक array मेथड। तो हमने एक तरह से सब चीज़ों की खिचड़ी बना ली। तो एक और काम कर सकते हैं हम लोग कि ये फंक्शन आपको पता है कि यहाँ से हटा के मैं यहाँ भी कॉल कर सकता हूँ। इस पर किसी को कोई एतराज़ है? तो मेरा फंक्शन क्या क्या रिसीव करता है, वर्ड और str। तो मैं वर्ड की जगह पे इसको क्या दूंगा, ठीक है। वहाँ पे वो जो वर्ड है वो यहाँ पे पास हो रहा है और str यहाँ पे पास हो रहा है। वर्ड में वर्ड आएगा, str में सेंटेंस आएगा। तो अब पहली लाइन में वो क्या कह रहा है, माई अरे इज इक्वल्स टू str डॉट स्प्लिट, उसको str कर रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है, कंसोल लॉग कर रहा है। खैर अब क्योंकि ये स्प्लिट हुआ है तो मुझे पता है इसके अंदर क्या आएगा, एरे आएगा। अब उस एरे पे हमने क्या लगा दिया है, फॉर ईच। जब फॉर ईच चलेगा तो हर आइटम पे चलेगा, तो हर आइटम पे वो किसको चेक करेगा, इसमें हर आइटम पे क्या आएगा, वर्ड आएगा। वो वर्ड जो है यहाँ पे इक्वल टू हो रहा है और सिंपली क्या हो रहा है, अलर्ट हो रहा है। अब बात समझ आ रही है? एक काम करते हैं, इसको ना अब स्टेप बाय स्टेप इधर ले आते हैं तो आपको समझ आएगा कि ये कर कैसे रहा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इन दोनों लाइंस को चलाते हैं। सही है। अब ये दोनों लाइनें चली तो सबसे पहले मुझसे क्या पूछा, टाइप योर सेंटेंसेस। मैं कहता हूँ व्हाट आर यू डूइंग। दूसरे में क्या कह रहा है, टाइप योर वर्ड। तो मैंने लिखा आर। अब मैं इससे पूछता हूँ भाई तुमने str में क्या सेव किया, व्हाट आर यू डूइंग, और तुमने वर्ड में क्या सेव किया, वर्ड में क्या है। लेकिन नोट करेंगे आर का वो केस क्या है, लोअर केस है, क्योंकि हमने इस पे क्या लगाया हुआ है, टू लोअर केस लगाया हुआ है। सिंपल एज दैट। उसके बाद इस फंक्शन में हमने क्या लगाया हुआ है, माई एरे str डॉट स्प्लिट। सही है। जब हमने ये चलाया तो अब माई एरे के अंदर क्या सेव हुआ होगा, तो हमारे पास क्या आया, व्हाट आर यू डूइंग। उसने उसको ब्रेक कर दिया, सिंपल, और आपके पास एक चीज आ गई। अब उसके बाद हमारे पास क्या चल रहा है, एक हमारे पास फॉर ईच चल रहा है, और जब ये फॉर ईच चलेगा तो सिंपली वो आपको क्या बताएगा, रिक्वायर्ड वर्ड। इस तरीके से आपने छोटे मोटे अब तक जो भी आपने चीज़ें पढ़ी थी एक तरह से एक साथ यूज हो गई।
सही, ये एक छोटा सा एक एप्लीकेशन है, लेकिन आपको ये बहुत तंग करता है। जो अभी मैंने काम किया है इसका एक बहुत आसान सा वैसे हल होता है। और वो आसान सा हल क्या होता है, अब हमारे पास str में आपको पता है व्हाट आर यू डूइंग ही सेव है, सही है। आप करें str.includes वर्ड, तो नीचे आपको क्या बता रहा है, आपने जितनी भी अभी फनकारी की है वो सारी किस पे होगी, उसको मिल गया, सही है, सिर्फ एक लफ्ज पे। तो ये इंक्लूड जो है, ये इंक्लूड भी आपका एक एरे मेथड, सॉरी ये स्ट्रिंग मेथड है, स्ट्रिंग मेथड है जो क्या करता है, जो आप उसको वर्ड देते हैं ना वो आपकी स्ट्रिंग में ये सर्च करता है। बात समझ आ रही है? तो इसके अलावा एक और होता है str.starts with। अब ये थोड़ा कमाल का है, ये जो वाला जो है ना str.starts with, ये थोड़ा कमाल का एक आपका स्ट्रिंग मेथड है। अब आप देखिए इसमें सर्च करें, कुछ भी लिखें b, तो उसने नीचे क्या बोला, false। अब आप इसमें लिखें w, तो उसने क्या लिखा, क्यों, हालांकि मैंने व्हाट आर यू डूइंग दिया था, वो लोअर केस में था क्योंकि उसमें टू लोअर केस है। तो अगर आप इस पे लगा दो टू लोअर केस, तो नीचे अब क्या देगा वो, ट्रू देगा, सही है। अब मजे की बात है, इसको थोड़ा मिटाते हैं, इसको थोड़ा इज्जत से दोबारा करते हैं, जो चीज़ मुझे दिखानी है। W नीचे क्या है, ट्रू, मैंने लिखा T नीचे क्या हो गया, लेकिन मैंने लिखा H तो अब क्या आया, ट्रू। AT अब भी क्या है, अब क्या है, इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप टाइप करते जा रहे हैं और वो उस सेंटेंस के स्टार्ट पे मैच करता है, तो नीचे को आपको क्या दे देता है, ट्रू दे देता है। आप समझ रहे हैं ये आपको कहाँ पे यूजफुल हो सकता है, कहाँ पे यूजफुल हो सकता है, ये काम इसके यूजेज का है। ईमेल में ऐड नहीं डालते, वो बोलते हैं ये रिक्वायर्ड है, नहीं, वो rejects होता है। वो गलत होता है। क्या? दो दफा पासवर्ड डालो, वो बोलता है नहीं, वो इक्वल टू होता है। इसमें जो खासियत है वो ये कि रियल टाइम, कि उसी वक्त आपको बता देता है कि आपका ये स्ट्रिंग इससे मैच करता है या गिटहब की जो रिपोजिटरी डिलीट करते हो कॉपी पेस्ट करते हैं नीचे से, वो भी इक्वल टू, हाँ ये यूज होता है सजेशंस के लिए, सर्च बार सजेशंस, ये यूज होता है सजेशंस के लिए। आपने देखा होगा, आप लिखते हो ए के, तो नीचे से ए के नाम से जितने भी वर्ड्स होते हैं उनकी नीचे लिस्ट खुल जाती है, लेकिन वो स्टार्ट हमेशा किससे हो रहे होते हैं, ए के, सही है। अब कुछ सजेशंस जो होती हैं वो होती है फजी सर्च। फजी सर्च क्या होता है कि अगर उस सेंटेंस में कहीं भी वो वर्ड आता है ना, तो वो आपको वो सजेशन उठा के दे देता है। जैसे आपने लिखा कि हॉरर मूवी, अब किसी भी मूवी के डिस्क्रिप्शन में जहाँ पे हॉरर आ रहा होगा ना, वो सारी मूवीज की लिस्ट आपके पास उठा के ले आता है। इसको हम फजी सर्च भी कहते हैं। और ये किससे हो सकता था, स्टार्ट जल्दी नहीं होगा, इंक्लूड से होगा। इंक्लूड्स क्या करता है कि वो पूरी स्ट्रिंग में सर्च करता है कि क्या ये लफ्ज इस पूरी स्ट्रिंग में कहीं भी मौजूद है, वो किससे होता है, इंक्लूड। और वो इंक्लूड आपने देखा कि हम खुद भी बना सकते हैं, एक छोटा सा फंक्शन से कि हमने पहले एरे को स्प्लिट किया, उस एरे पे हमने क्या चला दिया, फॉर ईच, और उसके बाद हमने हर वर्ड को चेक किया कि क्या ये हमारे वाले वर्ड से मैच करता है। अगर करता है तो हम उसको अलर्ट, इधर मैं अलर्ट करा रहा हूँ, आप रिटर्न ट्रू करा दो। बात समझ आ रही है? तो आपने इंक्लूड्स बेसिकली यहाँ पे फंक्शन खुद बनाया। तो ये आपके थोड़े बहुत मैथोडोलॉजीज हैं जो आप यूज़ करते हैं। अभी मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चों ने थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट की ऐप्स बनाई हैं उनको ये बात समझ आ रही होगी कि ये इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, सही है। इंक्लूड्स एक बहुत यूजफुल एक आपका मेथड है, एरे मेथड है, जो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान करता है। उसके बाद स्टार्ट्स में देखिए आपका ऐसा एरे मेथड है जो आपको पूरा का पूरा वो सर्च बार है ना, वो बनाने में हेल्प करता है। अब वो सर्च बार पूरे का पूरा कैसे आ सकता है, अब सवाल ये उठता है। अब जैसे कि आपके पास मूवीज की फर्ज करें एक एरे है, यहाँ पे हम कहते हैं वार
आपके पास एक मूवीज़ है और इसमें फ़र्ज़ करें हमारे पास है मूवी कोई ABC 2, कौन सी मूवीज़ कौन सी होती हैं? सर ये भी आई है। सर टाइगर फिल्म बकवास मूवी है। कोई सी भी घटिया मूवी डाल दे सर। इंसेप्शन वो सीरीज़ है, मनी हाइस्ट सीरीज़ है। सर टॉप शटर आइलैंड, टॉप गन मैवरिक किसी ने कहा अच्छी मूवी है। मिशन इम्पॉसिबल एक अच्छी मूवी है। मद्रास चलो आई थिंक काफ़ी है। सही है। हमारे पास एक सिंपल फंक्शन है जो हमारे पास एक मूवीज़ के कुछ नाम लिख रहे हैं। बड़ी मजे की बात हुई है कि ऊपर से नीचे तक पहाड़ बन रहा है, लेकिन अब इसमें मुझे सर्च करना है कि ये वाली मूवी मेरे पास अवेलेबल है या नहीं। अब उसके लिए अगर हम हम यहाँ पे पूरा एक फॉर्म बनाएं, एक सर्च बार बनाएं, सब कुछ करें। दूसरा हम सिंपली इसको पता है कैसे उठा सकते हैं कि आपने ये एरे उठाई, कंसोल में इसको आपने यूज़ कर लिया, तो कंसोल क्योंकि आपको डायरेक्टली नीचे रिप्लाई करता रहता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये क्या चीज़ है, ये एक एरे है। तो अब एरे का मुझे कैसे पता लगेगा कि ये सारी एरे में है या नहीं? स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। किसी को पता है अब ये क्या करेंगे? नहीं, मुझे पता करना है, मुझे इंडेक्स नंबर भी देना है। जो बंदा वो सिलेक्ट कर रहा है मुझे वो भी बताना होगा। एक सिंपल चले, आपने जो एरे मेथड्स पढ़े हुए हैं ना, उसमें से सिंपल आपने फॉर ईच तो पढ़ा है, फॉर ईच सबने पढ़ा है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे फॉर ईच का काम नहीं है। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे मुझे मल्टीपल आंसर्स मेरे हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप इधर देखें ज़रा, एक काम कर लेते हैं, कोई एम नाम से कोई मूवी का नाम होता है, मार्स आ जाओ, पता नहीं मूवी है भी नहीं, मार्स आ जाओ, ठीक है जी। तो मैं क्या करता हूँ कि भाई मूवीज डॉट फिल्टर, आपने पढ़ा था फिल्टर क्या रिसीव करता है? एक कॉल बैक फंक्शन, उसमें हमें आइटम मिलता है, मैं इसको रिटर्न कराता हूँ। अब रिटर्न में मैं क्या कराऊंगा? पता ही नहीं कंडीशन कैसी होगी। अब हमारे केस में कंडीशन क्या होनी चाहिए? आइटम डॉट, एक काम कर लेना, स्टार्ट्स विद, अभी आपने पढ़ा स्टार्ट्स विद। अब देखें, ये अब समझ लें आपका सर्च इंजन बिल्कुल इस तरीके से काम करता है। अभी मैंने स्टार्ट्स विद लिखा, लेकिन अभी ये क्या है? एम्प्टी है। एम्प्टी है तो उसने सारे नाम लिख दिए, ठीक है। अब हम इसमें लिखते हैं ए, तो ए से वो क्या हुआ? नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। लेकिन हम लिखते हैं हमारे पास एम, तो एम में कौन सा आया? मिशन इम्पॉसिबल। उसके बाद हम करते हैं आई, तो कौन सा आया? इंसेप्शन। लेकिन यहाँ पे हम इसको और अच्छा बनाने के लिए हम कहते हैं कि हमने अभी अभी अपडेट की है ये लिस्ट। सर मार्स भी तो आना चाहिए था। वो हमने अपडेट नहीं की थी लिस्ट, मैं वही करने जा रहा हूँ। तो जो आपकी मूवी दोबारा से लिखना पड़ेगा, डॉट फिल्टर, इसमें हम लोग ये पास करेंगे, सही है। हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न में हमारे पास अब क्या है? आइटम है।
और यहाँ पे आइटम डॉट स्टार्ट्स विद है, और अब इस स्टार्ट्स विद में हम एम पास करेंगे। जब हमने एम पास किया तो हमारे पास कौन कौन सी मूवी आ गई? मिशन इम्पॉसिबल और मार्स आ गई। बात समझ आ रही है आपको? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास एक पूरी एरे से आप अलग अलग तरह के वर्ड्स निकाल सकते हैं। अभी तो ये कुछ 16 से वर्ड्स हैं, इसमें नॉर्मली 10,000 5,000 15,000 वर्ड्स होते हैं, उसमें से जब फिर करता है तब मजा आता है। आप ए लिखते हैं 10 लोग आए थे, स्टार्ट्स तो ये बस उसके लिए जो स्टार्ट शुरू हो जो स्टार्ट से शुरू। मैंने खुद सर्च ऐसा बनाया है कि वो खुद जैसे जैसे बंदा टाइप करे ना तो उसके नाम के नीचे ना वो लिस्ट खुलती जाए। वैसे सर हमारे जो होते हैं नॉर्मल उसमें तो मतलब होता है कोई हम कुछ भी सर्च करते हैं तो मतलब वो फजी सर्च होता है। मैंने कहा उसमें इंक्लूड्स का वो टिपिकल केस है। लेकिन अब इधर एक मसला होगा। मसला क्या होगा? अगर मैं इस एम को कैपिटल कर देता हूँ, अब क्या हुआ? अब इसका हल क्या है? क्या इसका हल क्या है? उसके बाद ये टू लोअर किसके बाद? मतलब ये सीरीज के बाद, यानी कि ये इसको मैं कर दूं टू लोअर केस, तो मेरे पास क्या आया? मिशन इम्पॉसिबल। लेकिन अभी क्यों आया? क्योंकि अगर फर्ज करें कि यहाँ पे इसका भी एम बड़ा होता, और यहाँ पे यार एक तो ये बड़ा ज़्यादा मसला हो रहा है, इन दोनों का एम कैपिटल है, सही है। अब मैंने टू लोअर केस तो कर दिया है, सही है, लेकिन अब भी मेरे पास क्या हुआ? एम्प्टी आया। कैपिटलाइज हाँ, कैपिटलाइज तो कैपिटलाइज करूंगा तो मुझे वहाँ पे छोटे वाले होंगे, वो नहीं पकड़ेगा। अब इसका हल क्या है? एरे वो भी टू लोअर केस कर दो। इसको एरे जो बना जो एरे बनाई है उसको टू लोअर केस करने की कैसे होगी वो? इसका मतलब है आप कह रहे हैं मूवीज का वेरिएबल लिखो और टू डॉट लोअर केस कर दो, ये। लेकिन एंटर मारूंगा मुझे एरर देगा। टू लोअर केस इज नॉट अ फंक्शन। क्यों? क्योंकि मूवीज क्या है? एरे है। टू लोअर केस किसका एरे मेथड है? स्ट्रिंग का मेथड है। आप स्ट्रिंग का मेथड किस पे लगा रहे हो? एरे पे। सर तो मूवीज को स्ट्रिंग बना है। मूवीज को स्ट्रिंग बना है, लेकिन फिर उसमें फॉर ईच नहीं चलेगा। फॉर ईच नहीं चलेगा, स्टार्ट विद कैसे चलेगा? स्टार्ट विद नहीं चलेगा, सर्च में ऑप्शंस कैसे आएंगे? ऑप्शंस नहीं आएंगे, मुझे इंडेक्स कैसे मिलेगा? आगे बोल और इस तरह की बात सर नहीं देखनी सर। या मैं लगा के सर मेरे बंद हो गया। नहीं, इसका सोल्यूशन तो चाहिए ना। देखिए अभी आप लोग जो अब आप काम जो चीज़ पढ़ रहे हैं ना, अब आप लॉजिक बिल्डिंग पे आ गए। आपने जो बिट्स एंड पीसेस थे, जो टूल्स थे, वो खत्म कर दिए। अब आप थोड़ी छोटी सी, ये बिल्कुल स्टार्ट है लॉजिक बिल्डिंग है, कुछ भी नहीं है, जीरो है। समझ लेंगे वो जो जीरो क्लास होती है, क्या बोलते हैं उसको? प्ले ग्रुप। तो बच्चों का प्ले ग्रुप होता है, तो आप लॉजिक बिल्डिंग के प्ले ग्रुप में है। ये बहुत सिंपल सी बात है, और आपको इसका जवाब पता है, बस आपको थोड़ा सा सोचना है कि इसका हल क्या हो सकता है। अब आप थोड़ा सोचें, यहाँ पर मूवीज का जो वो है एरे है, इसमें मसला ये है कि मिक्सचर है, कुछ कैपिटल है, कुछ लोअर केस है, और दोबारा से कुछ कैपिटल है। अब मैं अगर टू लोअर केस लगाता हूँ, जब भी कोई बंदा टाइप करे तो मैं उस पर लगा देता हूँ, उसको किस में कन्वर्ट कर दो? लोअर केस। अगर मैंने ये हरकत की तो ये बेचारे तो गए, ये तो कभी सर्च में ही नहीं आएंगे। अब क्या कर सकता हूँ मैं ये पूछ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई बंदा टाइप करे ना, तो डेटाबेस में कैपिटल हो, स्मॉल हो, और जो बंदा खुद टाइप कर रहा है वो कैपिटल हो, स्मॉल हो, मेरा वो रिजल्ट में आना चाहिए। क्योंकि मेरा यूजर पागल है, उसको थोड़ी पता है कि भाई मेरे डेटाबेस में मिशन इम्पॉसिबल का एम कैपिटल है, सही ना? तो ये बताएं आप कैसे मुमकिन? बहुत सिंपल सा हाल है यार, इसमें क्या दोनों को आपके पास देखिए, जितने अभी तक आपने एरे मेथड्स पढ़े हैं, जितने आप लोगों ने अभी तक फंक्शंस पढ़े हैं, आपके पास बिल्कुल आज़ादी है। अभी आप उस स्टेज पे पहुंच गए हैं जब मैं आपको बोलूंगा भाई ये मुझे काम चाहिए, करके दे दो, जो इस्तेमाल करना है।
अब आपके पास एक एरे है, मैं जब भी टाइप करूं मेरे पास ये आना चाहिए, भले फिर मैं कैपिटल टाइप करूं, स्मॉल टाइप करूं, कुछ भी टाइप करूं, और दूसरा यहाँ भी कैपिटल और स्मॉल और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे वही चाहिए। क्या कंडीशन बनाने जो लोअर केस उसको अपर केस कर दें? आपको पता है जो आप बात कह रहे हैं उसका मतलब क्या है? छोटा जो हमने छोटा लिखा हो वो बड़ा हो जाएगा। कैसे हो गया? कैसे हो गया? जो हम स्टार्ट्स विद देना उसको भी लोअर केस में करें और इसको अगर मूवीज को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करें वापस को लोअर केस में करके वापस मतलब उसको एरे बना दें। सही है, आपने जो बात की वो थोड़ी लंबी की है, इसको शॉर्ट कर ये कर तो सकते हैं, कर सकते लंबा हैं। काम है। लंबा काम में कर सकते हैं, आपने बात बिल्कुल सही की, लेकिन इसको थोड़ा शॉर्ट में कैसे हो सकता है? सेम काम शॉर्ट में कैसे हो सकता है? कोई और मेथड है, फंक्शन है। आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी सिंपल सी, बहुत सिंपल सी चीज़ पढ़ी थी आप लोगों ने। जब भी आपको ये मूवीज़ आ रही है तो मूवीज़ स्मॉल, तो आप लोगों ने ये काम पढ़ा था। मैप क्या करता है? अब इस पर टू लोअर केस लगेगा? अब हमारे पास मूवीज है और मूवीज स्मॉल है। अगर मैं सारे को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, एंटर मारता हूँ, तो मेरे पास मूवीज स्मॉल में क्या सेव हुए? सारे स्मॉल लेटर्स। उसके बाद सिंपली मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट्स विद वाले फंक्शन में मैं वापस जाता हूँ और मूवीज की जगह सिर्फ क्या यूज कर देता हूँ? मूवीज अंडरस्कोर स्मॉल। अब मैं एंटर मारता हूँ, हालांकि मैंने कैपिटल लिखा हुआ है, फिर भी उसने शो करा दिया। और अगर मैं फिर भी मैं इसमें अगर स्मॉल लिखूं तो भी उसने शो करा दिया। इनका इजी केस का कितना इजी था। लेकिन लॉजिक में यही होता है, जब तक आपको लॉजिक पता नहीं होती ना। ये फिल्टर से भी हो सकता था ना, फिल्टर से आप कैसे करते हैं? वो भी नहीं मेरा पता उसमें क्या था, टू लोअर केस लगा था। लेकिन वो मसला ये होता है कि आप दोबारा से ही उल्टा चक्कर यूज कर रहे हैं, चलो सही हो जाता है। लेकिन उसमें मसला ये होता है कि आप कंडीशन अगर ट्रू कर रहे हैं तो वो तो वही आइटम दोबारा रख देता है एरे में, आप उसको वो चेंज कैसे करते हैं? समझ रहे हैं? हाँ, ये काम फॉर ईच से हो सकता था। फॉर ईच से कैसे हो सकता था कि आपने एक न्यू एरे खुद बनाई, बार न्यू एरे, उसके फॉर ईच के अंदर आपने उसको लोअर केस करके उसको पुश करा दिया अपनी न्यू एरे के अंदर। फॉर ईच से बिल्कुल हो सकता था। लेकिन ये सबसे इजीएस्ट मेथड और जो इस पे फिट बैठता है वो कौन सा है? मैप। मैप इस काम के लिए टिपिकल मेथड है जो इस काम के लिए यूज होना चाहिए। सही है। अगर आप इसको फॉर ईच से कर देते मैं कुछ नहीं करूंगा, अगर आप फॉर से कर लेते मैं कुछ नहीं करूंगा। इवन जो उन्होंने जवाब दिया ना कि इसको पहले कन्वर्ट कर दें आप उसमें एरे में, स्ट्रिंग में, उसके बाद स्ट्रिंग में करने के बाद उस पर सारे स्ट्रिंग पर टू लोअर केस लगा दें, लोअर केस लगाने के बाद उसको दोबारा से कन्वर्ट करके ले आए एरे में। लेकिन काम वो भी हो जाता। मजे की बात है, अगर वो कोई टेस्ट पे वो बंदा वो करके भेजता ना तो मैं उसको फुल नंबर देता, क्योंकि उसका जो यूज केस था जो मैं चाहिए था उसने वो कर दिया। तो टेक्निकली मैं उसको मना नहीं कर सकता। उसने थोड़ा डिफरेंट तरीका इस्तेमाल कर लिया मेरे तरीके से, बिल्कुल सही। हाँ, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है कि यूज द शॉर्टेस्ट मेथड, तो अब आप फंस जाते हो। अब आपको पता होता है कि भाई अगर वो टीचर, लेकिन नॉर्मली प्रोग्रामिंग टेस्ट वगैरह में ऐसा कभी नहीं होता। प्रोग्रामिंग टेस्ट में बस होता है कि भाई ये चीज़ ले आओ। लेकिन आपके कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सुना होगा टॉप 10। टॉप 10 एक वेबसाइट है जो बेसिकली टॉप टियर प्रोग्रामर्स को उठाती है। अगर आप उसका टेस्ट दोगे और उसके टेस्ट में अगर आपको ये वाला सवाल आता, उसमें अगर आप ये वाला मेथड यूज करते हैं ना, वो आपको फेल कर देते। क्यों? क्योंकि उनके पास एक मैट्रिक्स है परफॉर्मेंस की। वो बोलते हैं कि भाई आंसर ट्रू नहीं होना चाहिए सर, आंसर वो ऑप्टिमाइज्ड भी होना चाहिए। उसमें दो चीजें होती हैं कि एक तो आपका आंसर सही है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, वो कंडीशन सारी पे फिट बैठता है। जैसे आपने अगर नोट किया हो आप में से किसी ने, मैंने दो केसेस यहाँ पे लगाए। पहले पे मैंने एम कैपिटल रखा है, दूसरे पे मैंने एम स्मॉल रखा है। तो मैंने दोनों केसेस यूज किए और दोनों केसेस में ये सक्सेसफुल रहा।
तो मतलब मेरे दोनों केसेस पास हो। तो पहले वो बोलेगा कि सारे केसेस पास हो, यानी आंसर सही हो। दूसरा जो जिसमें सबसे ज्यादा लोग फेल करते हैं वो है परफॉर्मेंस। अब क्योंकि हमें उस वक्त टाइम के प्रेशर में हमें ये समझ में नहीं आता कि भाई वो चाहता क्या है, कौन सा वो मेथड्स हैं जिससे ये वाला काम सबसे फास्टेस्ट होगा। और हमेशा मैंने आपको बताया कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने जो फंक्शंस होते हैं, जो नेटिव फंक्शंस होते हैं, वो हमेशा सबसे फास्टेस्ट होते हैं, हाईली ऑप्टिमाइज्ड होते हैं। तो बहुत सारे टेस्ट है वो आपसे कहते हैं कि भाई ऑप्टिमाइज्ड भी हो। इवन जो आपकी कंपनी है उसमें अगर आप ये वाला काम करोगे कि जो उन्होंने बताया, हालांकि वो जवाब सही था, लेकिन उसके बावजूद जो आपका सीनियर डेवलपर होगा वो जब आपका कोड देखेगा वो बोलेगा ये क्या कचरा किया, सही है। तो आपको बोलेगा कि तुम्हें इतनी अकल नहीं है कि ये तुम बैक लगा सकते थे, ये कर सकते थे। वहाँ पे मसले आते हैं। लेकिन अगर आप कोई क्वेश्चन आंसर का कोई टेस्ट दे रहे थे तो उसमें अगर परफॉर्मेंस का कोई नंबर नहीं है तो आपके दोनों आंसर्स करेक्ट है। दूसरा फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि भाई मोस्टली क्लाइंट्स को कोई नहीं पड़ी होती तो कौन सा कौन कर रहा है, सही है। तो ये थोड़े से कुछ चेंजेस हैं। बात समझ आई है? अच्छा, अब एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। W3 स्कूल तो आप सबको पता ही होगा। अब जरा इस डायग्राम को देखें आप सब। ये डायग्राम कुछ जानी पहचानी लग रही है? यस सर। ये क्या चीज है? ये सारे क्या हैं? HTML टैग्स हैं। तो काफी दिनों के बाद आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। चलो कोई ऐसी चीज है जो जिंदगी में पहली दफा आपको सही से समझ आएगी। सही है। तो HTML हेड, बॉडी, टाइटल, H1, A टैग, href एट्रीब्यूट, लिंक टेक्स्ट, ये सारी चीजें आपने पढ़ी थी, सही है। लेकिन अब हम इनका थोड़ा कबाड़ा करने चाहेंगे, सही है। अब कबाड़ा क्या होगा कि हम पहले पढ़ेंगे कि भाई आप HTML लिखते थे तो किस में चलती थी? ब्राउजर में। मैंने कभी ये बात कही थी कि ब्राउजर HTML समझ ही नहीं पा रहा। कभी आपकी क्लास में लफ्ज़ बोला है? चलो आज सुनिए। जो ब्राउजर है ना वो HTML को नहीं जानता, तो ना HTML को जानता है ना वो CSS क्या है। उसके लिए HTML और CSS कोई लैंग्वेज एग्जिस्ट ही नहीं करती, है ही नहीं। तो अब ये मसला है कि ये कैसे फिर वो, हम तो HTML लिखते हैं, H1 लिखते हैं, वो बोल्ड कर देता है, सही है। आप A टैग लगाते हो वो ब्लू कलर का अंडरलाइन कर देता है, मतलब इफेक्ट तो होता है। तो अब ये चक्कर क्या है? तो आपका जो ब्राउजर है वो बेसिकली एक ही लैंग्वेज समझता है और वो है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। आपका ब्राउजर बेसिक में एक ही लैंग्वेज समझ सकता है, वो है जावास्क्रिप्ट। ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, वो आपसे पूछा जाता है कि ब्राउजर की कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं। थोड़ा ट्रिकी वे में पूछा जाता है तो ताकि बच्चा कंफ्यूज होकर बोल दे जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS, सही है। 3 लैंग्वेज हमेशा बोल देता है क्योंकि फ्रंट एंड की ये 3 लैंग्वेजेस पॉपुलर है। लेकिन टेक्निकली जब जो आपका ब्राउजर है वो जस्ट जावास्क्रिप्ट समझता है। तो अब सवाल ही आपसे वो अगला काउंटर क्वेश्चन पूछेगा कि HTML ही चलाते हो ब्राउजर में, तो फिर HTML ब्राउजर में चलती कैसे अगर वो उसको समझ ही नहीं पाता? तो उसका जवाब क्या है? डोम। एक कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट के अंदर जिसको हम डोम कहते हैं, ऐसा फुल फॉर्म है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। हम कहते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट सबको याद है, जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स, सही है, सबको याद है। अब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है, आपका जो जावा, ये आपकी पूरी HTML होती है, इसकी कन्वर्जन होती है। जब आप HTML को चलाते हो तो बेसिकली क्या होता है कि वो HTML का पूरा पेज कन्वर्ट होता है किसमें? एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की इतनी इंपॉर्टेंस है, आपकी पूरी HTML कन्वर्ट हो जाती है एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के अंदर। और अगर आप देखें तो उस ऑब्जेक्ट का पहला नाम क्या होता है?
डॉक्यूमेंट। आपकी पूरी HTML, जितनी HTML आप रखते हैं वो एक ऑब्जेक्ट के अंदर आती है। उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या होता है हमेशा? डॉक्यूमेंट। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। मॉडल बेसिकली एक ऐसी चीज को कहते हैं जो कि पहले से आपको स्ट्रक्चर बता दिया जाए, उसको हम क्या कहते हैं? मॉडल। 3D मॉडल्स देखें तो वो एक 3D मॉडल किसका होता है? फर्स्ट करें एक बिल्डिंग का 3D मॉडल है तो वो उस मॉडल के जरिए आपको बताया जाता है कि असल बिल्डिंग ऐसी दिखेगी। तो इसी तरीके से ये जो जावास्क्रिप्ट का डॉक्यूमेंट मॉडल होता है ये ब्राउजर को बताता है कि ये वेब पेज कैसा दिखेगा। बात समझ आ रही है? लेकिन आपको याद रखने वाली बात कौन सी है कि इस पूरे ऑब्जेक्ट का स्टार्ट पॉइंट कौन सा है? डॉक्यूमेंट। ये जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है। मॉडल और फ्रेमवर्क में क्या डिफरेंस है? मॉडल डिफरेंट चीज़ है, फ्रेमवर्क बहुत डिफरेंट चीज़ है। ये लाइब्रेरी फ्रेमवर्क वाले से है। मॉडल एक सिंपल इंग्लिश वर्ड है, टेक्निकल वर्ड है। मॉडल का ये मतलब होता है कि अगर आप किसी की रिप्रेजेंटेशन कर तो आप उसका क्या बनाते हो? मॉडल। सही, ये फिजिक्स का भी वर्ड है, इंग्लिश लैंग्वेज का भी वर्ड है। तो उस यहाँ पे ये उस तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया कि ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का क्या है? मॉडल, कि वो किस तरीके से दिखता है। अब इस आपको पता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, सबको पता है। इसकी पहली प्रॉपर्टी कौन सी है? HTML। उस HTML के अंदर कितनी प्रॉपर्टीज हैं? कौन कौन सी? हेड और बॉडी। अब हेड के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है? एलिमेंट। एलिमेंट के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है? टेक्स्ट। आप समझ रहे हैं? अगर आप इसको एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में लिख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बन सकता है। उसका मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं अगर इसको आप यहाँ पे बनाएंगे तो मेरे कहने का मतलब है कि सबसे पहले कौन होता है? इसका नाम क्या होता है? डॉक्यूमेंट। सही है। सबसे पहले कौन है? HTML। फिर HTML के अंदर एक और छोटा ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी प्रॉपर्टीज हैं? हेड और बॉडी। ठीक है। हेड के अंदर एक और ऑब्जेक्ट है। इस हेड ऑब्जेक्ट के अंदर क्या चीज है? एलिमेंट। तो इसके बाद आपके पास है एक एलिमेंट। ये एलिमेंट खुद क्या है? एक ऑब्जेक्ट। और उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है? टेक्स्ट। फाइनली इस टेक्स्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है? माय टाइटल, जो कि एक इसकी डेटा टाइप क्या है? इसकी डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग मेथड। तो इसके बाद आपके पास आ गया कौन? बॉडी। और बॉडी के अंदर क्या है? दो एलिमेंट है, एक H1 है और एक A है। तो इसको हम कहते हैं एलिमेंट H1 और इसके बाद हमारे पास एक और है एलिमेंट A। सही है। और इनके बाद अगेन क्या है? टेक्स्ट। और दोनों के बाद टेक्स्ट है लेकिन A के बाद एक और क्या है? एट्रीब्यूट। तो हम इसके अंदर ये वाला ही कॉपी कर लेते हैं। H1 के अंदर सिर्फ क्या है? टेक्स्ट। और H1 की टेक्स्ट यहां पे इसने क्या बताई हुई है? हेडिंग। ठीक है। इसकी टेक्स्ट क्या है? एक ही टेक्स्ट क्या है? लिंक टेक्स्ट। और इसका एट्रीब्यूट क्या है? ये बात आपको समझ आ रही है कि ये मैंने क्या कर दिया है? अब आप देखेंगे ये मैंने VS कोड के अंदर रखा है और इस VS कोड के अंदर इस पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर कोई गलती नहीं है। अगर इसके अंदर कोई मिस्टेक होती तो आपको पता है VS कोड उसको क्या कर देता है? अंडरलाइन कर देता है, राइट कर देता है। और लेकिन अगर आप इसको सही से पूरा ऊपर से आखिर तक पढ़ें तो आपको समझ आ रहा है कि भाई सबसे पहले HTML टैग है। HTML के अंदर दो टैग्स हैं, हेड और बॉडी। और इन हेड्स के ये जो हेड है ये एलिमेंट प्रॉपर्टी है। जिस एलिमेंट प्रॉपर्टी में ये पता कर रहा है कि इस हेड के अंदर की क्वालिटी क्या है, कि इसकी टेक्स्ट क्या है?
माय टाइटल। तो इस तरीके से बेसिकली हमने क्या किया है कि हमने पूरी HTML को कन्वर्ट कर दिया किसमें, जेसन। चलो आप जेसन कह लो, लेकिन ये जावास्क्रिप्ट क्या है, ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से आपके पास जो भी आपकी HTML होती है, जब आप वो चलाते हो ब्राउजर में तो वो कन्वर्ट होकर क्या हो जाती है, ऑब्जेक्ट। अगर आपको वो देखनी है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इंस्पेक्ट में आए, कंसोल में आए और यहाँ पे क्या लिखते हैं आप, डॉक्यूमेंट। जब आप डॉक्यूमेंट पे दबाएंगे तो आपके पास एक ऑब्जेक्ट बनेगा और इस ऑब्जेक्ट में आप देखेंगे तो आपको क्या दिखा रहा है, वो पूरा का पूरा HTML। लेकिन कंसोल के अंदर वो क्या दिखाता है, डॉक्यूमेंट किसके, वो सॉरी कंसोल किसके लिए होता है, जावास्क्रिप्ट होती है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर वो आपको क्या दिखा रहा है, HTML। वो बेसिकली HTML नहीं दिखा रहा, वो आपको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल यानी कि डॉम दिखा रहा है, जो कि किसके अंदर सेव हुआ है, डॉक्यूमेंट के ऑब्जेक्ट में। जो कि इस पूरा पेज जब ये चला रहा, उसने ये पूरी HTML कन्वर्ट करके किसमें कर दी, ऑब्जेक्ट में, और किसमें सेव कर दी, डॉक्यूमेंट। इस तरीके से आपके पास जो HTML है वो मिल जाती है किसमें, जावास्क्रिप्ट। अब आपको उस ऑब्जेक्ट को सारा आपको एक्सेस करना पड़ता है अगर आपको कोई भी काम करना पड़ता है जावास्क्रिप्ट के थ्रू, किसमें, HTML। मतलब अब वो क्या बन चुका है, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के अंदर आप प्रॉपर्टीज, आपको पता है आप फंक्शन भी चला सकते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, आपको पता है कोई वेरिएबल की वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं आप, ये बात आपको याद है, सही है। ऑब्जेक्ट के अंदर तो आप कुछ भी कर सकते हैं ना, आपको पता है कि भाई ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे डॉक्यूमेंट, अब उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है गेट एलिमेंट, तो आप करेंगे डॉट गेट एलिमेंट, इस बात सबको पता है। इसी तरीके से सेम काम होता है किसमें, आपके इस डॉम में। बात समझ आ रही है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, देखें W3 स्कूल्स पे जब आप आके डॉम लिखते हैं ना, तो डॉम के बराबर में आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं जो कि किससे रिलेटेड है, डॉम से। सही। अब डॉम का मतलब क्या है कि आप जावास्क्रिप्ट के अंदर किसको चेंज कर रहे हैं, HTML या रीड कर रहे हैं, सिंपल। या अगर टेक्निकली आप देखें तो वो डॉम क्या है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इसका मतलब है कि आपको HTML मिल रही है किसके अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो बेसिकली ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में होती है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे, अब आप यहाँ पे आते हैं, ये हमारा पेज है, सही है, index.html ये हमारा पेज है। इसके अंदर एक h1 का टैग है और एक इनपुट बॉक्स है। सही है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का नाम, सबको पता है। फिर क्या दबाते हैं, डॉट। अब डॉट जब मैंने लिखा तो ये सारी चीजें वो आपको क्या बता रहा है, ये इस ऑब्जेक्ट के क्या है, ये इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज हैं जो कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर हैं। बात समझ आ रही है। इसका जो सबसे कोई पॉपुलर जो मेथड है, वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो सबसे पॉपुलर इसका मेथड है वो है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट। अच्छा, डॉक्यूमेंट के अंदर जो प्रॉपर्टी है सबसे इम्पोर्टेंट वो क्या है, गेट एलिमेंट बाय आईडी। वैसे तो ये पढ़ने में इतनी आसान है, पता लग रहा है कि आप क्या कर रहे हो, गेट एलिमेंट बाय आईडी। आप एलिमेंट मंगवा रहे हो किससे, आईडी से। और अगर आपको याद हो तो उस HTML के अंदर मैंने आपके पास एक टैग है, कौन सा नाम क्या है, इनपुट टैग है, इसकी आईडी क्या है, माय टेक्स्ट। अब मुझे इसको मंगाना है,
तो मैं क्या लिखूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब गेट एलिमेंट बाय आईडी बेसिकली वो क्या है, फंक्शन है। तो फंक्शन को कैसे चलाते हैं, पैरेंथेसिस। अब फंक्शन का पैरेंथेसिस कोई ना कोई प्रॉपर्टी उठाता है, पैरामीटर उठाता है। ये क्या मांग रहा है, एलिमेंट आईडी। तो एलिमेंट आईडी स्ट्रिंग है, ये देख रहा है ना। पहले आपको स्ट्रिंग नहीं पता लग रहा होगा, अब आपको स्ट्रिंग लग रहा होगा जब आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ लिया। सही है। तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को सबसे अच्छा है तो ये मैं कॉपी पेस्ट करके ले आऊँ। जब मैंने एंटर किया तो मेरे पास क्या मिल गया मुझे, इनपुट टाइप टेक्स्ट, यानी कि ये वही इनपुट है जो बेसिकली HTML में था। मतलब आपने एक HTML का टैग उठा के आप ले आए किसके थ्रू, जावास्क्रिप्ट में। और जावास्क्रिप्ट में आपने कौन सा ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया, डॉक्यूमेंट। और इस ऑब्जेक्ट का कौन सा फंक्शन इस्तेमाल किया, गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, एक काम करते हैं, ये ASD है कुछ भी है, हम देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या है। डॉट, अब ये हमारे पास ये ऑप्शन दे रहा है, पता नहीं क्या क्या है इसके अंदर है। लेकिन अगर हम कहें हमने क्या यूज किया था, डॉट वैल्यू, तो हमें क्या मिल गया, जो हमने वहां पे लिखा है। तो अब बेसिकली देखें, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का नाम है, उसके अंदर एक फंक्शन है, उसका नाम क्या है, गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये फंक्शन चलाया मैंने, कौन सी आईडी पास की मैंने, माय टेक्स्ट। जब ये फंक्शन चलेगा तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई आउटपुट देगा, रिटर्न देगा। उस रिटर्न में मुझे क्या मिला है, नहीं, रिटर्न में मुझे क्या मिला है, इसकी डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग मिला है। स्ट्रिंग में डॉट वैल्यू करे कुछ हो जाएगा, क्या मिला है मुझे, इसको भूल जाओ, इसका आउटपुट क्या है, नहीं सर, डेटा टाइप गेट एलिमेंट बाय आईडी माय टेक्स्ट डॉट वैल्यू। ये डॉट क्या बता रही है, इसका आउटपुट क्या है, एक सिंपल आप काम करें, क्या ये ऑब्जेक्ट है, वो क्या बता रहा है, वो क्यों ऑब्जेक्ट है, क्योंकि आपने क्या लिखा था, डॉट वैल्यू। डॉट वैल्यू, जब भी आप किसी वेरिएबल के आगे डॉट लगाते हैं तो उसका क्या मतलब है कि उस वेरिएबल के अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। सही है। किसी भी वेरिएबल के आगे आप पैरेंथेसिस लगाते हैं, इसका क्या मतलब है, वो वेरिएबल में क्या है, फंक्शन है। किसी भी वेरिएबल के आगे आप लगाते हैं डॉट और एक और वेरिएबल का नाम लिखते हैं और उसके आगे वो पैरेंथेसिस लगाते हैं, उसका मतलब वो क्या है, मेथड है। सही है। तो इस चीज को पहचानना सीखें कि कौन सी डेटा टाइप कहाँ पर है। अब ये जो मैंने काम किया, ये इसका आउटपुट देता है, इसका एक आउटपुट आता है। वो आउटपुट बेसिकली क्या देता है, ये टैग खुद। अब क्योंकि इसको कंसोल को पता है, कंसोल को पता है कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट आ रहा है ना मेरे पास, ये एक एलिमेंट है, तो वो ऑटोमेटिकली उसको कैसे करके लिख दिखा देता है, एक HTML का एलिमेंट दिखा देता है पूरा का पूरा। हालांकि ये पूरा एक है क्या, ये ऑब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर तो HTML होती ही नहीं है। जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आप HTML लिखेंगे तो वो तो आपको एरर देना शुरू कर देगा। यकीन ना है तो आप कोशिश करके देख लें। अच्छा, क्या ये चलेगा? यहाँ पे वो क्या एरर दे रहा है, ये क्या एरर दे रहा है, अनएक्सपेक्टेड टोकन लेस देन। क्योंकि ये कह रहा है कि भाई जावास्क्रिप्ट में कंडीशन के बगैर ये लेस देन का साइन तो होता ही नहीं है। बात समझ आ रही है? इस वजह से HTML के टैग्स जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं होते। सही है। ये आपको कंसोल HTML का टैग क्यों दिखा रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसको मिल तो एक ऑब्जेक्ट रहा है इधर से, लेकिन वो समझ जा रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या है, एक इनपुट बॉक्स है, तो उसको आपको खूबसूरत करके वो इनपुट बॉक्स दिखा देता है। लेकिन वो क्यों ऑब्जेक्ट है, मैं इतना यकीन से क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप डॉट वैल्यू करेंगे तो ये चल जाएगा। सही है। तो आज के लिए इतना करते हैं। आज आपने डॉम का बिल्कुल स्टार्ट देखा है,
कल हम लोग डॉम से थोड़ा बहुत चीज़ें चेंज करवाएंगे, उसमें कुछ चेंजेस करेंगे और देखेंगे डॉम से क्या क्या हो सकता है। फिर इसके बाद डॉम हम ज़्यादा नहीं खींचेंगे, उसकी वजह यह है कि डॉम के बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो रिएक्ट से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, ऑपोजिट चले जाते हैं। जब वो ऑपोजिट जाते हैं तो इससे अच्छा है कि मैं आपको ये पहले पढ़ाऊँ, फिर मैं रिएक्ट में आके बोलूँ जो मैंने डॉम में ये बात बताई थी उसका उल्टा हो गया था, तो फिर आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। सही है, तो ये मेरे हक में बेहतर है कि मैं आपको वो चीज़ पढ़ाऊँ नहीं जो कि वो कॉन्ट्राडिक्ट होगी। उससे क्या फ़ायदा होगा कि आप वो चीज़ पढ़ लोगे जो रिएक्ट में वैलिड है। जब आप रिएक्ट में थोड़ा बहुत इतना आपका आ जाएगा कि हाँ रिएक्ट में ऐसे होता है, तो आप इतने पक्के हो जाओगे कि आप ये जावास्क्रिप्ट में जो उसके दूसरे डॉम के जो चीज़ें हैं वो तो आपको ऑटोमेटिकली आ जाती है। और रिएक्ट में नॉर्मली सब कुछ ऑलरेडी यूज़ हो चुका होता है डॉम का। सही है, सिर्फ डॉम में हम आपको इतना बता देंगे जो कि आपको बेसिक चीज़ें हैं और जो आपको आनी चाहिए, जैसे कलर चेंज करना, कोई स्टाइल चेंज करना, किसी के एलिमेंट के अंदर कोई टेक्स्ट बदल देना, कोई एलिमेंट न्यू क्रिएट करना ऑटोमेटिकली। सही है, आप जावास्क्रिप्ट के फंक्शन से आप पूरे का पूरे एक आप टेबल बना दें। सही है, उस टेबल में डेटा फिलअप कर दें, उस डेटा पे कोई ना कोई आप स्टाइलिंग लगा दें, इतना हम आपको डॉम से सिखा देंगे। अभी आपको लग रहा होगा और क्या रह गया, जब पूरी की पूरी HTML ही हम डॉम से बना रहे हैं, बना दिए तो और क्या रह जाता है, वो भी जावास्क्रिप्ट के अंदर। मतलब आपने HTML लिखनी है लेकिन किसमें लिखनी है, जावास्क्रिप्ट में। तो आपको पता लगेगा कि HTML कितनी मुश्किल है जब आप किसके थ्रू बना रहे होगे, जावास्क्रिप्ट। एक एक टैग बनाने के लिए आपको अच्छी खासी मुशक्कत करनी पड़ती है, उसमें एक एक एट्रीब्यूट लगाने के लिए आपको अच्छी खासी मुशक्कत करनी पड़ती है। आप जब HTML में H1 लिखते हो, एंटर मार दो, H1 बन जाता है। सही है, डिव फॉरवर्ड वो वाला करके आप मल्टीप्लाई करके 3 लिखते हो, आप 3 डिव बन जाते हैं। तो वहाँ तो बहुत मज़ा होता है, लेकिन यहाँ पे जब आप बनाने आते हो ना तो फिर आपकी चीज़ें निकलती हैं थोड़ी बहुत। उसके बाद फिर आप क्या करोगे कि आप फाइनली एक छोटी मोटी ऐप्स बनाओगे। जैसे कि मैं बोलूँगा कि भाई यहाँ पर एक इनपुट बॉक्स हो और फिर इनपुट बॉक्स में ऊपर लिखा हो कि एंटर टेबल नंबर। सही है, और एंटर टेबल लेंथ, और नीचे बटन होगा सबमिट का। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 5, यहाँ पे लिखेंगे 10, और यहाँ पे आप एंटर दबाएंगे तो नीचे पूरा 5 का टेबल बन जाएगा। उसके बाद आप एक कैलकुलेटर बनाएंगे, आप पूरा एक HTML का एक कैलकुलेटर बनाएंगे, HTML CSS का, और उसके बाद जब कोई भी बटन पे क्लिक करेगा 2 + 2 तो 2 + 2 होना चाहिए। बात समझ आ रही है? इस तरह की कुछ आप चीज़ें करेंगे जो नॉर्मली HTML से हो जाती हैं, CSS हो जाती हैं, इतना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान। तो आप ये काम थोड़ा बहुत करेंगे। क्यों? क्योंकि अब आप HTML CSS को इंटरेक्ट कराएंगे किससे, जावा से। ये काम हम किसका पार्ट है, डॉम। ये काम डॉम है जहाँ पे हम लोग CSS को HTML को इंटरेक्ट करवा रहे हैं, जावास्क्रिप्ट से कंट्रोल करवा रहे हैं जावा से। ठीक है, तभी आपको पता लगेगा कि कुछ वेबसाइट्स हैं, अगर आप उनको खोलेंगे उस पर आप चेंजेस देखेंगे तो ब्लू कलर का यूँ ब्लिंक कर रहा होता है। पहले टैग्स नहीं होते, अचानक से टैग्स आया। सही है, तो इस तरह की कुछ चीज़ें जो है हम लोग जावास्क्रिप्ट से करेंगे, लेकिन मेन काम किससे करेंगे, रिएक्ट। रिएक्ट आपके कोर्स का मेन पार्ट है। उसके बाद आपका इंशाल्लाह रिएक्ट है, रिएक्ट के बाद इंशाल्लाह आपका Node.js है, उसके बाद आपका कोर्स खत्म है। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं रह गया, बहुत कम रह गया आपका कोर्स, बस रिएक्ट है। रिएक्ट मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, 2-3 महीने लगेंगे आप यूँ। सही है, थोड़ा बहुत, हाँ अगर थोड़ा बहुत अगर आप जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस, मैथ्स इनमें फंसे रहोगे तो आपको रिएक्ट अजाब लगेगी। लेकिन अगर आपको ये सिंपल वाले फंक्शन आपको आ गए और आप HTML बनाओगे जावास्क्रिप्ट में, तो आप बोलोगे भाई रिएक्ट तो हलवा है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट में HTML बनाना और वही काम रिएक्ट में करना ज़मीन आसमान में, बहुत ईजी एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है जी, तो आई थिंक आप लोगों के लिए बहुत टाइम हो गया।